अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री 9 क्लास चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस एक चैप्टर के होने मिन्नत है। इस चैप्टर के अंदर आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में क्यों पाए जाते हैं और क्यों इतनी इनकी कॉम्प्लेक्स नेचर होती है। इसके साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे आज के लेक्चर के अंदर कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किस तरह से होते हैं और ये इतनी लार्ज क्वांटिटी के अंदर क्यों पाए जाते हैं। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अहमद फराज और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि नाम ही बता रहा है, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है, ये वर्ड लिया गया है हाइड्रोजन से। कहाँ से लिया गया है, हाइड्रोजन से। और जो दूसरा जो वर्ड है ये बेसिकली कहाँ से लिया गया है, कार्बन से। तो बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, इन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एज एन एसेंशियल एलिमेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो सबसे बुनियादी एलिमेंट है वो होता है कार्बन। अब कार्बन जो है पूरे के पूरे केमिस्ट्री के अंदर, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर इनका हाई इंपॉर्टेंट कंपाउंड एलिमेंट है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या वजह है, आज के लेक्चर के अंदर हम जानेंगे। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, जो कार्बन है, कार्बन जो एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर होता है 6। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है ये आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं। किसी भी एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं, उनको उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से इसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 4। इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल के अंदर इसके 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और स्टेबिलिटी रूल के मुताबिक हर वो एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज कर लेता है। इट मीन्स कि वो स्टेबल हो जाता है। तो कार्बन को अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इस वजह से हम ये कहते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो होती है 6। वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कहते हैं किसी भी एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी विद अदर एलिमेंट। किसी भी और एलिमेंट के साथ एक एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है इसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो कार्बन की जो वैलेंसी है ये है 4। इस वैलेंसी 4 का मतलब क्या है कि जो कार्बन है बेसिकली ये 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन जो है बेसिकली 4 बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पे जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, इस लाइन का मतलब है यहाँ पे कोई भी दूसरा एलिमेंट आके कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन बेसिकली टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस 4 बॉन्ड बनाने की एबिलिटी की वजह से और साइज़ छोटा होने की वजह से इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के साथ और एलिमेंट भी यहाँ पे अटैच हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, हैलोजन्स इसके साथ अटैच हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड बनता है। और ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इसके अंदर बुनियादी तौर पे कार्बन और हाइड्रोजन के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी सवाल बनता है और ये एक्सरसाइज के अंदर भी सवाल शामिल है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन एज एन एसेंशियल एलिमेंट मौजूद हों और इसके जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे जो इन कंपाउंड से आगे कंपाउंड्स बने होंगे वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन
ये 3 बुनियादी तौर पे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल्स की बात करूँ तो अल्कोहल का फार्मूला है इथाइल अल्कोहल, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये हमारे पास है इथाइल अल्कोहल। तो अगर आप इस कंपाउंड के अंदर देखें, इस कंपाउंड के अंदर तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इस पर मुश्तमिल है। तो ये जो कंपाउंड है हमारे पास, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन और इनके डेरिवेटिव्स के अलावा पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे एक नाइट्रिक एसिड है HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम क्लोराइड है और सोडियम बाइकार्बोनेट है। अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी मौजूद है, इस कंपाउंड में सल्फ़र भी मौजूद है, यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड मौजूद है, यहाँ पे सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो इस तरह के जो कंपाउंड होंगे जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट से बने हुए कंपाउंड्स होंगे, ऐसे कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये लार्ज नंबर्स के अंदर क्यों पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बताया ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इतनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं कि सिर्फ अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन अकेले के इतने एलिमेंट्स होते हैं कि ये मिलियंस एंड बिलियंस के अंदर जाते हैं। तो इसकी वजह क्या है? लार्ज नंबर के अंदर ये क्यों पाए जाते हैं? लार्ज नंबर में पाए जाने की सबसे बड़ी वजह है कि ये जो कंपाउंड हैं नेचर के अंदर लाखों करोड़ों के हिसाब से पाए जाते हैं। पूरी की पूरी नेचर के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इसके बने होते हैं। दूसरे नंबर पे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबॉर्ट्री के अंदर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो लैब के अंदर भी इनको बनाया जा सकता है और नेचर के अंदर भी पाए जाते हैं। इन दो वजूहात की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अब इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है, हम इसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। कॉम्प्लेक्स इन नेचर का मतलब कि इसके कंपाउंड इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं कि हज़ारों लाखों के हिसाब से छोटे छोटे यूनिट्स इसके साथ जुड़ते हैं और एक बड़ा कंपाउंड बनता है। उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स इन नेचर। क्योंकि दूसरे नंबर पे जो बात है वो ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। बेसिकली बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि जानदारों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली अमाइनो एसिड से बनती हैं। अमाइनो एसिड्स के यूनिट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो लंबी लंबी चेन इसकी बनती हैं, फिर बाद में पॉलीपेप्टाइड्स बनती हैं, जिसके बाद प्रोटीन्स आगे बनती हैं। तो लाखों करोड़ों के हिसाब से जब अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच होते हैं तो उससे प्रोटीन बनती हैं जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स के अंदर भी फैटी एसिड होते हैं, ग्लिसरॉल भी होता है। अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बहुत लंबी लंबी चेन्स बनाते हैं, तब जाके हमारे पास लिपिड्स बनते हैं। वाइटामिन्स को अगर हम कहें तो वाइटामिन्स जो हैं ये भी कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये भी कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं, इसके अंदर मोनोसेकेराइड्स होते हैं। एंजाइम्स की बात करें, एंजाइम भी मोस्टली प्रोटीन्स होते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं। तो एंजाइम्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ये भी हाईली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती हैं। और न्यूक्लिक एसिड जो है ये हमारा डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए भी बेसिकली बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो इस वजह से जितनी भी ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और इनकी जो नेचर होती है ये हाईली कॉम्प्लेक्स होती है। अब हम बात करते हैं इन कंपाउंड्स की। जो कार्बन है, कार्बन के कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो जो कार्बन के कंपाउंड हैं सिर्फ कार्बन के, दे आर फार मोर देन टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड्स फाउंड बाय द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं। उन 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ कार्बन इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जिसके कंपाउंड्स पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स के कंपाउंड से कई गुना ज़्यादा हैं। बात शॉकिंग है, किस तरह ऐसे हो सकता है कि अकेला एलिमेंट इतने ज़्यादा कंपाउंड बना ले।
तो आज हम इसके बारे में भी देखते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन के पास, ऐसी कौन सी उसके पास एबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से सिर्फ अकेला कार्बन पूरे के पूरे 118 जो पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स हैं उनमें से 117 के जो कंपाउंड हैं वो कम पड़ जाते हैं, लेकिन सिर्फ कार्बन के कंपाउंड उनसे ज़्यादा हैं। तो उसकी रीज़न दो है यहाँ पे। सबसे पहले है कार्बन की पोजीशन। अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल के, तो कार्बन जो है बेसिकली एक सेंटर पोजीशन में पाया जाता है। सेंटर पोजीशन बनती है इसकी, तो सेंटर पोजीशन में होने की वजह से और दूसरे नंबर पे साइज़ इसका छोटा होने की वजह से ये जो कार्बन है ये कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, अब आप जानते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। कंप्लीट ट्रांसफ़र सिर्फ उन एलिमेंट्स में होता है जो पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड पे हैं या राइट साइड पे हैं। जो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे हैं या फिर जो एक्सट्रीम राइट साइड पे हैं। अब वो एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ या गेन कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने बात की कार्बन की, तो कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लूज़ करना बहुत मुश्किल है। इस कार्बन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना बहुत मुश्किल है। इस वजह से कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, बल्कि इसकी प्रेफरेंस ये होती है कि ये बाकी कंपाउंड्स के साथ, बाकी एलिमेंट्स के साथ ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। अब शेयर करने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर बॉन्ड बनता है कोवेलेंट। कार्बन जो है वो बॉन्ड कौन सा बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो एक तो इसकी ये वजह है कि इसकी पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर वो सेंट्रल पोजीशन है, जिसकी वजह से ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता बल्कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इस वजह से भी इसको एक सुपीरियॉरिटी मिलती है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि कार्बन जो है, कार्बन के ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन सिलिकॉन जो है वो इतना ज़्यादा जो कंपाउंड उसके ज़्यादा क्यों नहीं है, तो उसकी रीज़न ये है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो साइज़ बड़ा होने की वजह से सिलिकॉन जो है वो ज़्यादा कंपाउंड आगे नहीं बनाता। तो इसका साइज़ छोटा होता है। साइज़ छोटे होने की वजह से इसके अंदर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इस वजह से ये जो एलिमेंट्स होते हैं, ये कार्बन के जो एलिमेंट हैं, ये अपने एटम्स के साथ या फिर कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनके साथ ये लंबी लंबी चेन बना सकता है, उनके साथ भी ये कंबाइन कर सकता है। और ये जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है कार्बन एटम की, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी मींस कि अपने ही एटम्स के साथ कंबाइन करने की जो एबिलिटी है, जैसे कार्बन इस तरह करके एक लंबी चेन बना सकता है। ये जो इसकी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है, इस एबिलिटी को हम कहते हैं कैटिनेशन। और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। कैटिनेशन क्या होती है? कैटिनेशन हम कहते हैं सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम, जिसकी वजह से ये आगे चल के लंबी लंबी चेन बना सकता है। इसके अलावा रिंग्स के अंदर भी चेंज हो सकता है, इसके रिंग्स भी बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर कार्बन के आपस में रिंग्स भी बन जाते हैं। इस लिंकिंग की वजह से हम इसे कहते हैं कैटिनेशन। तो ये दो वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से कार्बन जो है इतने ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, जितने पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स हैं उतने कंपाउंड नहीं बनाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब होता है, अगर मैं इसको आम ज़ुबान में बात करूं, आम ज़ुबान में मैं ऐसे कहूँगा कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं ये जिसके अंदर मज़ीद एबिलिटी नहीं होती कि ये मज़ीद किसी को अपने साथ अकोमोडेट कर सके। मसलन मिसाल के तौर पर, जैसे एक इंसान है, वो एक रोटी खाने की उसकी एबिलिटी है कि वो मैक्सिमम एक रोटी खा सकता है, लेकिन अगर मैं उसको आधी रोटी दूँ, इट मीन्स कि अभी उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो आधी रोटी और खा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अभी अनसैचुरेटेड फॉर्म में है। लेकिन अगर एक बंदे के अंदर एक रोटी खाने की एबिलिटी है
और उसको मैं एक रोटी खाने दूँ, इट मीन्स अब उसने पेट भर के खा लिया है, इट मीन्स कि वो अब सैचुरेटेड सिचुएशन में चला गया। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या होगा बेसिकली, सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर कार्बन के जो एटम्स हैं इन सारे के सारे, चाहे वो 5 कार्बन है, 10 कार्बन है, जितनी लंबी चेन है उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। तो जब सारे के सारे कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, मैंने कार्बन को यहाँ पे बनाया है, ठीक है, 2 कार्बन है। अब ये 2 कार्बन के बीच में मैंने जो लाइन ड्रॉ की है, ये जो लाइंस बेसिकली हैं ये बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं बॉन्ड को। अब कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये जो मैंने कंपाउंड यहाँ बनाया है ये एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। इसी तरीके से अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दोनों कार्बन्स के बीच में जो बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड है, और ये जो डबल बॉन्ड है इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसी तरीके से यहाँ पे ये कार्बन कार्बन के बीच में मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की हैं। इन 3 लाइंस का मतलब क्या है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। समझ आ गई होगी आपको आई थिंक। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूले की। जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, उन तमाम कंपाउंड्स को हम फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फार्मूलाज जो हैं यहाँ पे हम 2 तरीके के फार्मूलाज को देखेंगे। एक को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला और एक को हम बोलेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला हम उसे कहते हैं कि एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन तमाम के तमाम एटम्स को आपस में कनेक्ट करना बाय अ शॉर्ट लाइन। एक शॉर्ट लाइन से उसको रिप्रेजेंट करना तमाम एलिमेंट्स को, और वो जो शॉर्ट लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे यहाँ पे देखें कार्बन है तो ये एक कंपाउंड है जिसका नाम है मीथेन, इसका नाम क्या है, मीथेन। अब इस मीथेन के अंदर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है जैसे आप जानते हैं। अब ये कार्बन जो है इसने इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, और इन तमाम हाइड्रोजन्स को हमने एक शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये जो शॉर्ट लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, बॉन्ड को। तो अगर हम इस तरीके से किसी भी एक कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं उनको शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करें तो ऐसे फार्मूला को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। और इसी तरीके से यहाँ पे कंडेंस फार्मूला भी होता है। कंडेंस फार्मूला क्या होता है कि जब हम एक स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं तो हर कार्बन एटम के साथ जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको अगर हम इंडिविजुअली उनके साथ लिख दें शॉर्ट लाइन को रिमूव करके तो वो फार्मूला उसका क्या कहलाएगा, कंडेंस फार्मूला कहलाएगा। मिसाल के तौर पर इस कंपाउंड को देखें आप, इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन। अब ये प्रोपेन है, यहाँ पे देखें फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो हम इसको CH3 लिख सकते हैं। उसके बाद 2 कार्बन के बीच में लाइन हमेशा हम ड्रॉ करेंगे बॉन्ड के तौर पे, तो अगले कार्बन के साथ देखें 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो हमने इसको CH2 लिख दिया। इसी तरीके से एक और कार्बन अटैच है वो हमने लाइन से अटैच कर दिया, और इसके साथ जितने हाइड्रोजन हैं उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया CH3। तो ऐसे जो फार्मूले होते हैं ऐसे फार्मूले को हम कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। आई होप कि आपको आज के इस पूरे के पूरे सवाल की समझ आ गई होगी। ये जो सवाल है स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है पेपर में कि व्हाट इज़ स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड आल्सो गिव एग्जांपल। आप इसकी डेफिनेशन के साथ इसकी एग्जांपल को लिख सकते हैं। इसी तरीके से सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सैचुरेटेड कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड, जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पे जितनी भी आज के टॉपिक के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आपको किसी भी जगह पे कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा एज़ सुन एज़ पॉसिबल आपको उसका जवाब दूँ। और अगर आपको वीडियो में से कोई वैल्यू मिली है, आपको कोई फ़ायदा हासिल हुआ है तो चैनल को प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी जो सब्सक्रिप्शन है, आपका जो कमेंट है, आपके जो लाइक करना है, इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा और हम इस चीज़ से मज़ीद मोटिवेट होंगे और कोशिश करेंगे कि इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।